and wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic and political, equality of status, of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action, subject to law and public morality, and wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed and other backward classes. नियति से साक्षात्कार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात, ये भाषण था। दोस्तों, स्वागत है आपका मीडिया विजिल में। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आज का सवाल यही है कि क्या हमारी सरकार और मौजूदा जो सत्ताधारी दल और उसकी विचारधारा है, वो भारत की अब तक की उन तमाम उपलब्धियों पर पानी फेर रही है, भारत को बदनामी की ओर धकेल रही है, जो दुनिया जिन चीजों की तरफ भारत को लेकर बहुत आशान्वित थी, क्योंकि भारत अकेला देश था उस समय जब बहुत से उपनिवेश आजाद हुए थे, जिसने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अख्तियार किया था। और आज ताजा हाल यह है कि हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ाया जा रहा है और हम सुन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानवाधिकार का पूरा उसका प्रकोष्ठ है, उसने फादर स्टेन स्वामी की जिस तरीके से संस्थानिक हत्या हुई, सरकार हालांकि नहीं मानेगी कि वो हत्या है, उस पर बेहद कड़ा ऐतराज जताया है। और अब एक नई रिपोर्ट जिससे और ज्यादा चिंता होनी चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF, उसकी रिपोर्ट में भी बेहद कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उधर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ताजा रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर किम जोंग उन, यानी जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं, उनके साथ और दुनिया के दूसरे कई तानाशाहों के साथ रखी गई है, जिन्होंने अपने यहां प्रेस का गला घोट दिया। तो भारत को जिस तरीके से कभी दुनिया देखती थी कि सैकड़ों देश नॉन अलाइंग मूवमेंट के समय इस देश को अपना नेता मानकर खड़े हो गए थे, और ये अलग बात है कि शायद आर्थिक रूप से भारत समृद्ध नहीं था, लेकिन मूल्यों विचारों की दृष्टि से भारत का बहुत ऊंचा एक स्तर था, और वहां से हम लगातार गिरते गिरते यहां पर आ गए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की तुलना तानाशाहों से की जाती। इस बेहद गंभीर विषय पर हो सकता है कि, या बल्कि ये सच है कि हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है वो कान नहीं दे रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर बात करना बेहद जरूरी है, और इसीलिए आज हम अपने कुछ खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार के क्षेत्र में बेहद प्रतिष्ठित नाम जॉन दयाल साहब, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन है हमारे साथ, और हमारे सहयोगी मीडिया विजिल के एग्जीक्यूटिव एडिटर मयंक सक्सेना। मयंक सक्सेना, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या कहा गया है जिसे हमें बेहद गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो इसको ये जो बयान है, ये एक ट्वीट करके जो है रिलीज किया गया। इस ट्वीट के साथ उसका लिंक था, और वो ट्वीट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि USCIRF condemns in the strongest terms the deliberate neglect and targeting by the government of India that led to the death of Father Stain Swami, an 84-year-old Jesuit priest and long-time human rights defender. तो और इसके बाद इसमें एक लिंक दिया हुआ है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। उस लिंक को जब आप खोलते हैं तो आपको वो चिट्ठी मिलती है, वो बयान मिलता है, जो दरअसल जो है वो USCIRF का है, जिसमें उसने जो कहा है। तो पहले तो ये समझना जरूरी कि ये आयोग है क्या, ये कमीशन क्या है। तो ये दुनिया भर के इंटरनेशनली पिछले साल इसकी रिपोर्ट आई थी, बड़ा विवाद हुआ था, तब भी इससे चिंता जताई थी रिलीजियस माइनॉरिटीज को लेकर भारत ने, और दुनिया में सबसे गंभीर स्थिति जहां पर है उन देशों में से एक भारत को माना था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, और की सरकार ही इसकी फंडिंग करती है। ये बाकायदा सरकारी कमीशन अगर आप देखें तो इसका जो लोगो है
वो देखिए अमेरिकी सरकार का जो लोगो है, जो वहां का राज चिन्ह है, वहां से आता है, तो सरकारी आयोग है। और पिछले साल रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था, तो ये दुनिया भर में अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता के हालात का अध्ययन करता है। अब इस बयान में इन्होंने क्या कहा है, तो मैं एक बार अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूँ, हालांकि स्क्रीन पे हिंदी में लिखा हुआ है। शुरुआत होती है कि एक बात तो जो ट्वीट पे लिखी है वही चीज एग्जैक्टली शुरुआत में है। उसके बाद शुरुआत होती है कोर्ट्स में। जो यूएसएआरएफ के चेयरपर्सन है उनकी तरफ से कि फादर स्टेन स्वामी's डेथ इज अ स्टार्क रिमाइंडर of the egregious and ongoing persecution of India's religious minority communities। कि फादर स्टेन स्वामी की जो मृत्यु है, उनका जो निधन है, वो हमें फिर याद दिला रहा है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों का किस बुरी तरह से दमन हो रहा है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने बार बार इस बारे में जो है हम याद दिलाते रहे हैं, उनको हिरासत में लेना, उनकी बेल डिनाई करना, उनकी गिरती सेहत को लेकर ध्यान न देना, इस पर हम पहले भी चिंता जता चुके थे। ये यूएसएआरएफ कह रहा अपने पुराने बयान की याद दिलाते हुए, जब उनको गिरफ्तार किया गया था और सिपर वाला मामला जब हुआ था और बेल डिनाई की गई थी। और फिर आगे वो कहता है कि हम यूनाइटेड नेशन से अपील करते हैं कि भारत सरकार को इसके लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए। और इसके साथ ही साथ यूएसएआरएफ ये भी अपील कहता है कि भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं, उनके बीच भी इस मामले पे लगातार बार बार अमेरिका को द्विपक्षीय रिश्तों में सरकार को सवाल करना चाहिए भारत सरकार से। और फिर आखिरी में वो निधन से व्यथित हैं और सदमे में और शोकाकुल है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात वहां पर है, एक भारतीय सदस्य है उसमें जो ये कहती है कि स्वामी सालों से, स्टेन स्वामी सालों से आदिवासियों के, दलितों के अधिकारों और सम्मान से जीने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, वो मानवाधिकार की आवाज थे, इसलिए उनको निशाना बनाया गया। ये बात बहुत क्लियरली लिखी गई है उसमें। तो यानी बिल्कुल फादर स्टेन स्वामी की मौत से पूरी दुनिया व्यथित है। हालांकि भारत सरकार की ओर से या किसी मंत्री की ओर से या किसी सत्ताधारी दल के नेता की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। जो उनकी सेकंड रैंक या थर्ड रैंक लीडरशिप है, उसकी प्रतिक्रिया तो बेहद आपत्तिजनक है। बहरहाल जॉन सर, आपके पास हम आना चाहेंगे। ये बयान यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, जब उसकी ओर से आता है तो एक हम बड़े उसके फलक को समझते हैं, लेकिन जब एक रिलीजियस माइनॉरिटी के एक संगठन की ओर से या उनकी चिंता करने वाले संगठन की ओर से आता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बयान को सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता तक सीमित कर दिया जाएगा, जबकि फादर की अपनी इमेज एक ह्यूमन राइट चैंपियन की थी, ट्राइबल राइट चैंपियन की थी। फादर स्टेन स्वामी का जो पूरा संघर्ष था वो दरअसल मानवाधिकारों और भारत के संविधान को लागू करने के लिहाज से था। बहरहाल इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स की ये जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन है, ये धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये उनके एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की थे काफ़ी सालों से, और हर साल रिपोर्ट देती है पूरी दुनिया के देशों के ऊपर। पाकिस्तान को भी देती है, श्रीलंका की भी देती है, बांग्लादेश की भी, और हिंदुस्तान की भी देती है। और हर बारी भारतवर्ष में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, सरदारों के साथ क्या हो रहा है, और हिंदू धर्म में भी विशेष समुदायों के साथ, दलितों के साथ क्या हो रहा है, उसके ऊपर अपना व्याख्यान देती है। और हर साल भारतवर्ष उसको दरकिनारे कर देता है दो बातों पे। एक तो है कि किसी भी गैर भारतीय संस्था को भारत के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, और दूसरा कहता है कि हमारे देश में सब शांति है, सब ठीक है, गंगा ठीक बह रही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंतर्गत सारी कोर्ट्स हैं, तथा स्पेशली ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स और दलित राइट्स के लिए नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल्स है, विमेन है, लेबर है, वगैरह वगैरह। अर्थात सब चीज़ें ठीक है। और तीसरी बात है कि हिंदुस्तान कहता है कि कोई और हमारे को न टोके, हम टोक सकते हैं। इंग्लिस्तान में किसी सरदार की पगड़ी उछाल दी या पेरिस में उछाल दी तो हम हल्ला मचा सकते हैं। किसी हिंदू को अमेरिका में ठेस लगा दी,
किसी पुलिस वाले ने उसको मारा, उसके चोट लग गई, तो हम बोल सकते हैं। पाकिस्तान में तो हम बोल ही सकते हैं, और अपने देश में वहाँ के ईसाइयों को, हिंदुओं को और सरदारों को बुला भी सकते हैं, उनको नागरिकता भी दे सकते हैं, मगर हम पे कोई न टोके। तो ये जो भारत का दोगलापन है, ये अलग बात है। मगर मैं इस पर सिर्फ अमेरिका के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मेरे को भी उनसे आपत्ति है। ये जो बयान आना था, ये आना चाहिए था, मगर और किसी संस्था से, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से आना चाहिए था, या व्हाइट हाउस से आना चाहिए था। वो कह सकते थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्राइबल्स के लिए बोल रहा है उसको आप जेल में डाल के सिसका के मार रहे हैं, तो बात होती। उसको माइनॉरिटीज के परिक्षेप में लाके, एक बाउंड्री में लाके, उसको एक तरीके से कुछ क्या भी सकते हैं कि नॉर्मलाइज कर दिया है, एहसान कर दिया है भारत सरकार के लिए कि वो उसको डिसमिस कर दे। और वो फिर एक अमेरिकी संस्था यूनाइटेड नेशंस से कह रही है, वो भी थोड़ी बात आकरती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के 2 बड़े अधिकारियों ने खुद बयान दिए हैं। यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रापतेयर ऑन ह्यूमन राइट्स एंड ऑन माइनॉरिटी राइट्स एंड मार्जिनल राइट्स, वो 2 बोल चुके हैं और बड़े कड़े शब्दों में बोल चुके हैं। तो जो अपील करने का कोई तुक नहीं था। तीसरी बात आती है कि हम खुद 20 साल से 25 साल से अपील कर रहे हैं, जाते हैं, बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन के सामने जाते हैं, जिनीवा जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, बोलते हैं। और हम इन 20-25 साल में ये जान गए हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसी भी देश के ऊपर, ये जैसे दमन टाइप की चीजें होती हैं, अब आप बर्मा को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, और बाकी देश है, थाईलैंड को देख लीजिए, तो वहां पे कुछ कर नहीं सकती है। नपुंसक हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा विदेशी संस्थाएं, इनमें कोई शक्ति नहीं है कि टोक सके, बस ये स्टेप शेम कर सकती है आपको। नेम और शेम भी कितने लेवल पर करेगी, उसका क्या असर होगा, ये भी आगे की। शेम तो उसको करेंगे ना जिसको शर्म आती हो। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की लगातार टिप्पणियां आती रही हैं। आपने ठीक कहा कि जो संप्रभुता का प्रश्न है, सॉवरेनिटी का प्रश्न है, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए ये सारी संस्थाएं एक नैतिक बल के साथ चलती हैं। उनके पास कोई ऐसा कानूनी उपाय नहीं होता कि किसी देश को वो दंडित कर सके कहीं पर। लेकिन प्रशांत, क्या ये वाकई इतना ही सरल मामला है कि उन्होंने बयान दे दिया और उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते, या इसका असर कहीं ना कहीं बड़ा पड़ता है समय के साथ? पूरा जो आपके इन्वेस्टमेंट से लेके दुनिया भर की बातें इस समय ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो आप कोशिश करते हैं, उसमें आपकी छवि का भी बेहतर रहना शायद बहुत जरूरी हो गया है, क्या कहें? जैसे देखिए, शुरू में आपने कहा कि भारत भले ही विकासशील देश था, लेकिन हमारा सर ऊंचा रहता था, हमारा नैतिक बल बहुत बड़ा था, और हम बड़ा सीना चौड़ा करके पूरे विश्व समुदाय के सामने जाते थे कि हमारे पास एक बेहतरीन संविधान है, डेमोक्रेसी है, सब बातें हैं। तब्दीली अब क्या आई है, 2 बातें इसमें बड़ी खास हैं। देखिए, दंगे फसाद भारत में पहले भी होते रहे, ऐसा नहीं कि 2014 के बाद दंगे हो रहे हैं, पहले भी होते रहे। माइनॉरिटीज टारगेट रही हैं दंगों में, ये भी बात सच है। तमाम तरीके के ह्यूमन राइट वायलेशंस होते रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्टेट अपरेटस इन्वॉल्व है। जब स्टेट अपरेटस इन्वॉल्व होता है तो फिर आपकी गिनती बर्मा से, पाकिस्तान से, नॉर्थ कोरिया से होना लाजमी हो जाता है। तो एक तो ये तब्दीली आई है कि स्टेन स्वामी के मामले में भी स्टेट अपरेटस इन्वॉल्व था। आप देखिए, दुनिया में किसी भी देश का, और भारत में भी, मतलब जिसको ये कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पार्किंसंस थी और उनको वो पानी गिलास से नहीं पी सकते थे, उनका बदन हिलता था, तो उनको स्ट्रॉ देने में भी कितना जो है जद्दोजहद करनी पड़ी, एक छोटी सी चीज, प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ के लिए। तो ये जो स्टेन स्वामी के साथ हुआ, स्टेट ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है इसमें, एक बात। दूसरे की देखिए, जैसे जॉन सर ने कहा, ठीक है, वो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आता तो सीधा सीधा ये सरकार कहती कि घरेलू मामले में इंटरवेंशन हो रहा है,
तो उन्होंने थोड़ा सा उसको आड़ लेकर किया। और ये जो कमीशन है, इसका अगर आप ब्रीफ देखिएगा, पहली बात तो जैसा मयंक ने शुरू में बताया, ये स्टेट डिपार्टमेंट का, ये पार्लियामेंट्री पैनल नहीं है, ये स्टेट डिपार्टमेंट का है कमीशन बनाया हुआ, उनको रिपोर्ट करता है। वो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज में प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, उसका एक काम ये भी है। दूसरी बात ये है कि देखिए, घुमा फिरा के, चाहे वो चाइना से उसको निपटना हो, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आपके यहाँ, अमेरिका, ट्रंप के बाद का जो अमेरिका है, उसको एक तो अपना मॉरल रिपेयर बहुत करना है। दूसरी बात कि वो चाइना से निपटने के लिए ह्यूमन राइट को एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह इस्तेमाल करने की गुंजाइश देख रहा है। और जैसे जैसे ये गुंजाइश बढ़ेगी, जैसे अभी जॉन साहब बता रहे थे कि NHRC हमारे यहाँ सब है, अमेरिका में तो मिनिस्ट्री है ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी की, जिसकी मिनिस्टर उजरा जिया है, तो मिनिस्ट्री है वहाँ पे, और मिनिस्ट्री बहुत एम्पावर्ड मिनिस्ट्री है, वो पूरी दुनिया पे निगाह रखती है। अब उसका देखिए एस्केलेशन कहाँ हो रहा है, एस्केलेशन यहाँ हो रहा है कि जो आपके IT रूल्स बने, जिसके तहत झगड़ा करते करते रविशंकर प्रसाद चले गए, ट्विटर से झगड़ा करते करते, इन IT रूल्स को भी यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट रैपोर्टर्स ने कहा है कि ह्यूमन राइट के वायलेशंस हैं। आपके जो इंटरनेट शटडाउन होते हैं पूरे देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन भारत में होते हैं, वो कमर्शियल इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है। ये तमाम बातें उसके कहीं ना कहीं ऑफशूट्स है, एस्केलेशन है। भारत का जो नैतिक बल है वो तो जरूर कम होता ही है, लेकिन कमर्शियल इंटरेस्ट भी धीमे धीमे जुड़ेंगे। WTO के बहुत सारे प्राविधान हैं जो कि रोक कंट्रीज के खिलाफ, जहाँ की फौजी निज़ाम है वहाँ पे अप्लाई होते हैं, लेकिन वो WTO के रूल बुक में हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर हैं आपसे, क्योंकि आप अगर लगातार देखिए, पब्लिक ओपिनियन बन रही है कि वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन क्या कह रहा है, सीनेट कमेटी क्या कह रही है, कांग्रेसल कमेटी क्या कह रही है, अब ये रिपोर्ट आई है, तमाम इंडेक्सेस पे भारत का जो स्तर है लगातार गिर रहा है। तो इन सब चीज़ों का ओवरऑल जो है असर होता है, और असर होता है कि जब आप बराबरी से बात नहीं कर पाते हैं दूसरे बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो जो आपने कहा, वो नैतिक आभा जो भारत के साथ जुड़ी थी, खास तौर पर फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो हमारा नेतृत्व था उसको लेकर, वो नैतिक आभा लगातार छींचती जा रही है। और आपकी तुलना, अगर आपके शासकों की तुलना तानाशाहों से हो रही हो दुनिया भर में, तो ये समझना चाहिए कि सबसे बड़े लोकतंत्र का जो एक जुमला बार बार दोहराया जाता है, उसका क्या मतलब रह जाता है। जॉन सर, आप तो जो आपकी उम्र है, मैं कह सकता हूं कि आपने आजादी का पूरा अब तक का दौर देख लिया है, उसके जन्म से लेकर और आज तक का, यानी आजाद भारत का। क्या आपको भी ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारे सपने भारत के साथ जो जुड़े थे, एक ऐसा लोकतंत्र जो नया नया आजाद हुआ, तीसरी दुनिया का देश, जहां पर बहुत पैसा नहीं है, बहुत गरीबी है, इसके बावजूद वो कहता है कि नहीं, हमें तानाशाही नहीं, लोकतंत्र के रास्ते पे चलना है। उसके विभाजन में एक बड़ा कारण धार्मिक राजनीति थी, एक देश अलग बनता है धर्म के आधार पर, इसके बावजूद ये कहा जाता है कि हम एक सेकुलर स्टेट रहेंगे। वो जो सारे सपने थे, आज क्या आपको लगता है कि वो सब बेमानी हो गए, या अभी आपको उम्मीद लग रही? परसों दिलीप कुमार का देहांत हुआ, और उनकी एक बहुत अर्ली फिल्म थी नया दौर, और आपको भी अगर गाने याद होंगे, हमको भी याद होंगे, उसके 2 गाने हैं ना जी, नया दौर के। उसमें एक गाना है साथी हाथ बढ़ाना साथी नहीं। हाँ? उस गाने से लेके आज तक क्या हुआ है, ये अपने आप में कह रहे हैं। और यहाँ पर ये भारत के ऊपर कोई लांछन नहीं आ रहा है। इस बात को मैं पिछले कई दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया इज नॉट शेम्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज शेम्ड। और यहाँ पर हमको फर्क करना पड़ेगा।
क्योंकि आज क्या मान रहे हैं हम ये मान रहे हैं कि मोदी और मोदी सरकार ही भारत है। यहाँ पर सरकार के ऊपर लांछन है कि आपके रहते हुए ये नहीं हो रहा है, और यहाँ पर कोई भी दूध का धुला नहीं है। नेहरू भी नहीं है, कह सकते हैं, और मैं नेहरू भक्त तो अपने आप में एक ही आप मान के चलिए। नेहरू भी नहीं है क्योंकि नेहरू के ज़माने में ही, इंडिपेंडेंस के बाद ही, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होते ही, जब श्री बी आर अम्बेडकर ही लॉ मिनिस्टर थे, उन्हीं के दस्तखत से कई एक अधिकार ले लिए गए जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे। जैसे दलितों का धार्मिक आज़ादी का अधिकार, अगर आपको संविधान में जो आपके लिए दिया जा रहा है, हम देना मांगते हैं गांधी अम्बेडकर पैक्ट के जरिए, पूना पैक्ट के जरिए, उसको अगर आपको लेना है तो आपको हिंदू रहना पड़ेगा। अगर आप सरदार या मुसलमान या ईसाई या बुद्धिस्ट या जैनी बनते हैं तो आपको अधिकार छिन जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे सिखों ने जंग की इसके खिलाफ, तो उन्होंने कहा सिख बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बुद्धिस्ट बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वास्ते अम्बेडकर 50,000 या 5 लाख, फिगर जो भी आप मानना मांगे, लेके सबों को बुद्धिस्ट बना दिया, मगर मुसलमान और ईसाइयों को यह अधिकार नहीं दिए गए, और ये सिर्फ एक अधिकार है। उसके बाद डिफेंस ऑफ इंडिया रूल आया, उसके बाद श्री मोरारजी देसाई का रूल आया, उसके अंदर कितने कुठाराघात हुए उसकी अभी लोगों ने गिनती नहीं की है, क्योंकि वो भी सन के आदमी थे। उसके बाद में आया इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी के ज़माने में इमरजेंसी आई, FCR इंदिरा गांधी के ज़माने में आया, लेबर के कई कानून उनके ज़माने में आए, लेबर विरोधी, एक नहीं, मगर इमरजेंसी के बावजूद भी जो पिछले, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का रास्ता, उनके राज में भी बहुत खराब काम हुआ है। जहाँ तक मुसलमान, और क्योंकि हम लोग गिनते रहते थे, उनके पास हर चौथे दिन पहुँचते थे बहस करने, तो मैं आपको कभी लिस्ट बताऊंगा। मगर ये सबको मिला भी ले आप, तो पिछले 7 साल में, और आप इसको 7 साल की जगह 8 साल करिए, क्योंकि 2013 से जब इन्होंने कैंपेन शुरू किया, आग लगानी शुरू की, गालियां बकनी शुरू की, धमकियां देनी शुरू की, वहीं से आपको चुनिए। उस पर आज जो हालत हो गई है, जो बुरा था वो अभी भी बुरा है। दलित दूल्हा अभी भी घोड़े पे नहीं बैठ सकता, दलित लड़की का अभी भी रेप होता है, लोग अभी भी जो जिसको अंडर ट्रायल अभी भी सड़ रहे हैं, मर रहे हैं हजारों की तादाद में जेलों में, जिसकी सजा 6 महीने की थी होती, अगर उसको आप कानूनन उसके ऊपर कहते कि आप गुनहगार हैं, उसको अंडर ट्रायल की वजह से आप 6 साल जेल में रख रहे हैं। तो ये सब तो चल ही रहा है, मगर यहाँ पर टारगेटेड हेट, इंसाइटिंग वायलेंस, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टैंड को इस वास्ते बनाया गया है कि वो ईसाई है, मगर ये भी भूला नहीं गया है कि वो ईसाई है और पादरी है, और अगर उनको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर ये होता है, तो एक ही बात में आप 2 जमातों को एक सबक सिखा देंगे। एक उस जमात को सबक सिखाएंगे जो सिविल लिबर्टीज में है, ट्राइबल्स के साथ काम कर रही है, जो बाकी 14 लोग 15 लोग भी कर रहे हैं, इनके साथ जो 16 लोग जो पकड़े गए थे, 15 लोग भी कुछ न कुछ हद तक ट्राइबल्स के साथ काम कर रहे हैं, मगर उनमें से कोई पादरी नहीं है, उसमें 3 ईसाई और रहते हैं। तो इनको आप ये भी कह सकते हैं, चर्च को एक धमकी भी दे सकते हैं कि आप चुप रहो। मगर जो उनके साथ हुआ है, तो उसमें मैं शायद जेलर से ज़्यादा जो स्पेशल जज है, NIA जज, उसको तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेके उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। वो जिस भाषा का प्रयोग करता है इनकी बेल रिजेक्ट करने में, उतना तो NIA ने भी नहीं किया। जो वो भाषा का प्रयोग करता है वो तो RSS के लोग भी नहीं करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें, तो जुडिशियल फेलियर, जस्टिस सिस्टम का फेलियर, जेल मैनुअल का फेलियर, इन सबों को, और आत्मकता भी, सुप्रीम हाई कोर्ट में भी जब उठे मीर देसाई बोलने के लिए, तो बेंच ने यही कहा कि कल लेंगे केस, तब डॉक्टर ने बोला कि साहब वो तो मर चुके हैं, तब जज ने बोला कि हम क्या बोले, हमारे तो शब्द ही नहीं है, डिसमिस नहीं हुआ है, और अब बेल के ऊपर बहस जारी रहेगी ताकि मामला और साफ हो। जी प्रशांत, जिस तरह से जॉन सर बोल रहे हैं और जो पूरी तकलीफ का एक समंदर उमड़ रहा है, क्या आपको भी लगता है कि एक तब हम फेल्ड स्टेट की ही स्थिति में हैं? क्योंकि अगर जुडिशरी स्ट्रॉ नहीं दे सकती है तो फिर दुनिया का कोई भी मुल्क या कोई भी डेमोक्रेसी आपको डेमोक्रेसी क्यों मानेगा? आप किस
हिसाब से आप डेमोक्रेसी रह गए, फिर तो एक ऑटोक्रेसी ही है। और ऐसे में फिर रास्ता क्या बचता है? कि मैंने इसीलिए पहले कहा कि देखिए, वायलेंस, एक लेवल पे हेट्रेड, ये बातें भारत के समाज में रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स होती हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं। स्टेट अपरेटस और खुले तौर पे पॉलिटिकल लीडर्स, गोली मारो वगैरह के नारे देने वाले लोगों को इस तरीके से मिनिस्टर बना दिया जाए, ये जो एक तब्दीली आई है भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में, ये भारत के मतलब जिसको आप कहें कि जिस लिए भारत जाना जाता था पूरी दुनिया में, उसको लेकर एक सवाल खड़े हो रहे हैं। हम लोगों ने कितने प्रधानमंत्रियों को देखा। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी रेगन के समय अमेरिका गई थी और रेगन पीछे खड़े हुए थे और इंदिरा गांधी भाषण दे रही थी, और इंदिरा गांधी अमेरिका को लेक्चर दे रही थी कि अमेरिका का रिकॉर्ड क्या है उपनिवेशवाद में। तो भारत का जो नैतिक बल था वो बहुत ऊपर था, बजाय बावजूद इसके कि हम विकासशील देश थे। और आप देखिए कि मुझे नहीं याद आता कि मुझे 30-32 साल हो गए इस प्रोफेशन में, उसके पहले से भी अखबार पढ़ता रहा हूँ, कि दुनिया के अखबारों में भारत के प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो। ये बहुत बड़ी गिरावट है और ये देश की छवि को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, देखिए, प्रेस फ्रीडम में हमारा इंडेक्स, आपने शुरू में चर्चा की कि हम उनके साथ खड़े हो गए 34-35 देशों के साथ जो प्रेस की आज़ादी का गला घोट रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नाम नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के साथ आ गया। 180 देशों के इंडेक्स में हम 142वें हैं। कितने पत्रकार अभी भी जेल में हैं, कितने पत्रकारों पे रोज, कभी गाजियाबाद में एफआईआर हो जा रही है, कभी मध्य प्रदेश में एफआईआर हुए जा रही है पत्रकारों के खिलाफ। उसके बाद आप देखिए कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारा स्थान, पर्सनल ह्यूमन राइट इंडेक्स में 111वां स्थान 162 में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 53वें नंबर में हैं। तो जितने भी ये वाइटल इंडेक्सेस हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल अखबार की सुर्खियां हैं या इनका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल इनका मतलब है। और आगे पीछे आपके इसको मैप नहीं मैं कर सकता हूँ अभी आप आधे घंटे के शो में, लेकिन ये आपके स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल दोनों हितों को आगे चल के नुकसान पहुंचाता। मिसाल उसकी ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे, हम पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे क्यों हमारा हमेशा जीत जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वो था कि डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ फौजी शासन बार बार नहीं आते। तो पाकिस्तान को लेजिटिमेसी कभी भी नहीं मिली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। उसका हालत आप देखिए कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल बेनिफिट ग्लोबल स्केल पे वैसे नहीं मिले जैसे कि भारत को मिले। तो इसका रिफ्लेक्शन तो होता है कहीं ना कहीं, और ये चिंता का विषय है। और सरकार को और भारत में जो पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने वाले लोग हैं उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और ख़ास ध्यान सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। देखिए, सेमिनार में भाषण दे दें आप, जज साहब आके, और किसी मेमोरियल लेक्चर में आप बहुत बढ़िया भाषण दे दें, बहुत इंस्पायरिंग लेक्चर दे दें, लेकिन तब चेंज कहाँ आता है? चेंज जब आता है जब आप जज की कुर्सी में बैठकर फैसला लिखते हैं। तो वो नहीं हो रहा है, वॉक द टॉक नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अभी तक स्टेन स्वामी के मामले पे शांत है। पूछना चाहिए था ना उनको, क्या हुआ, कैसे हुआ। तमाम चीजों को आप सुओ मोटो ले लेते हैं, अखबार की हेडलाइन को पढ़ के आप मुकदमे दर्ज कर लेते हैं। तो ये सेमिनार में भाषण देना और मेमोरियल लेक्चर्स में भाषण देना और अखबारों में बड़े बड़े बोल्ड आर्टिकल्स लिख देने से वो भी अच्छा है, आंखों को बड़ा अच्छा लगता है, कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन
बेंच में जब आप बैठे तब इंसाफ करें, तब आएगा ना बात। और बिल्कुल ये सवाल इस देश की जुडिशरी से भी है, क्योंकि आखिर उस जज को रात में नींद कैसे आई होगी जब उसे पता चला होगा कि फादर स्टेन स्वामी की मौत हो गई, जिसने उन्हें स्ट्रॉ नहीं दिया था, यानी एक सिपर, पानी पीने का एक प्लास्टिक की पतली सी नली। या शायद वो जज इसीलिए बनाया गया होगा। अगर ऐसा ही है तो और ज्यादा चिंता की बात है। बहरहाल आखिर में बस एक छोटी सी टिप्पणी आप लोगों से ले लेते हैं। जॉन सर, फिर अब क्या रास्ता है? अब तो सरकार तो आमादा है, आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है? मैं और आप कानून पसंद लोग हैं। हम जो कर रहे हैं, आप और आज मैं और प्रशांत, हम यही करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। और बोलने से और बाकी जगह ये मामला जब तक सारी जनता एक तरीके से खड़ी ना हो जाए तब तक ये मानने वाले नहीं है। क्योंकि इनका क्या है, कोई भी क्रिटिसिज्म हो, ये इतना लंबा किसानों का आंदोलन चला है, उसके बाद कोविड के ऊपर कितना लाशें रही हैं, हर घर में एक मौत हुई है, और इनका था कि ये भौंक रहे हैं, वो बार्किंग डॉग्स, इनको बोलने तो हम अपना काम करते जाएंगे, ये थक के चुप हो जाएंगे और फिर नहीं बोलेंगे। इसको झंझोड़ना है। किस तरीके से झंझोड़ पाएंगे, किस इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में कैसे शांतिपूर्वक, वो देखना है। कोई प्रोवोकेटिव बात नहीं है। किसी को, ट्राइबल्स को या किसी और को या ईसाइयों को ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सड़क के ऊपर आ जाइए। मगर सरकार, जैसे वो बताया था, सुप्रीम कोर्ट एक रेप केस में एक जजमेंट में उसकी शब्दावली के ऊपर कह सकती है उसको कि इसमें शब्दावली हटाइए, गंदी शब्दावली कह सकती है ना। और वो जज जिसने वो जजमेंट दिया था बेल का और लिखा था, उसका प्रमोशन नहीं होगा आगे, क्योंकि उसको पता थप्पड़ पड़ा चुका है। तो जब ये कर सकती है तो इतना बड़े जो एबॉर्शंस हो रहे हैं जस्टिस के, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, इसके ऊपर क्यों नहीं एक्ट करती है? तो जो संस्था जो एक तरीके से अपने आप को स्वयं शक्ति दे सकती है, स्वयं साफ कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी संस्था है जो अपने आप को कर सकती है। बड़े बड़े इमरजेंसी में जजमेंट दिए गए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में नकार दिया। ये जजेस के अपॉइंटमेंट में भी हालांकि सरकार का भी बहुत बड़ा दखल रहता है, मगर तभी एक तरीके से जो जज हैं वही अपने अगली नस्ल को ढूंढते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबसे बड़ी दायित्व सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। यानी जी, अब पार्लियामेंट से निराशा हो गई। नहीं पंकज, पार्लियामेंट तो हम जानते हैं विप पे चलती है ना जी। 85 दलित लोकसभा में एमपी हैं बाय लॉ, 15% ना, 85 दलित एमपी हैं। कोई मुंह से बोल सकता है? इतना बड़ा पॉलिटिकल कॉकस है, कोई कह सकता है क्या? और यहाँ पे अब मुसलमानों को कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में आइए, क्या करेंगे? जब विप है, कांग्रेस के एमपी अपनी विप पे चलते हैं, बीजेपी के एमपी अपने विप पे चलते हैं, तो वो अपना वहाँ पे सिर्फ पार्टी आइडियोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं। उनकी जो ह्यूमेननेस है और जो उनकी आइडेंटिटीज है वो तब जाती है। तो ये मैं कह रहा हूँ, ढूंढ फिर के फिर मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आता है, और उसकी हर बेंच से हमारी आशा होती है, क्योंकि हर बेंच एक तरीके से अलग सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल, यानी सुप्रीम कोर्ट से आशा है। प्रशांत, बस एक आखिरी टिप्पणी आपसे भी कि क्या सचमुच सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से आशा करके हम किसी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बना सकते हैं? और मौजूदा हालात में क्या ये लगता है कि अब ये समय आ गया है कि जब हमें पीपल्स मूवमेंट के किसी नए दौर को हम जल्द ही देखें? बिल्कुल, और देखिए रोज ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तो एक वीडियो घूम रहा है सोशल मीडिया पे कि एक दलित युवक को किस तरीके से सरेआम पीटा जा रहा है, और वो पुलिस में जाता है, वो गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया, कानपुर की घटना है मेरे ख्याल से। और वो गंभीर हालत में जब पुलिस के पास वो जाता है तो पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करती। अगर इंस्टीट्यूशंस हमारे खत्म हो जाएंगे तो फिर इस देश में जो सड़क में जो इंसाफ होना शुरू हो गया है, स्ट्रीट जस्टिस, तो ये तो बिल्कुल देश में केओस की स्थिति पैदा कर देगा।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब तमाम सारी बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार नहीं है, काम धंधे चौपट हो रहे हैं, लोगों को एक खास किस्म की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते खास किस्म की सुविधाओं की, एक लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई, वो छिन रही है और उससे समाज में बहुत बिखराव होगा। अब उसको संभालने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट सामने आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज सामने नहीं आ रही, जो विपक्ष है वो ट्वीट करता है, जो सरकार है, सरकार में जो मतलब वो तो कपड़ों से पहचानवा रहे हैं लोगों को, तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। तो कुल मिला के जब तक इस देश का जो नौजवान है, छात्र है, वो जब तक जो 74-75 में हुआ, जब वो कहे कि अब उकता गया वो और अब वो वाकई सड़कों पर आए, अपनी बात को आगे रखे, वो फोर्स करे, जब देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट भी काम करता है। जब इलेक्शन कमीशन अभी सरकार के पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट होगी तो ये इलेक्शन कमीशन भी काम करेगा। तो जनता को ही, डेमोक्रेसी में एंड ऑफ द डे आपको आखिर तो है कि जनता को ही जो है वो जगना पड़ेगा और अपने संविधान और इसकी रक्षा जनता को खुद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और संविधान की पहली पंक्ति है वी द पीपल, यानी हम भारत के लोग, यानी आत्मर्पित है, किसी ने दिया नहीं है, उस संविधान को हमने बनाया और अपने पर लागू किया, इसलिए उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी भारत की जनता पर ही है। दोस्तों, जब हमारे देश के नेता बाहर जाते हैं तो भारत की प्राचीन संस्कृति का गौरवगान करते हुए एक श्लोक बोलते हैं, पूरा नहीं बोलते कभी, बस 2 शब्द बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है, पूरी धरती हमारा परिवार है और हम तो सबको बड़े प्यार से गले लगाते हैं। लेकिन उस पूरा जो श्लोक है वो ये है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तव वसुधैव कुटुंबकम, यानी जो लोग अपने पराये का भेद करते हैं, कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, वो दरअसल नीच लोग हैं। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो तो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। अब आप तय करिए कि भारत में जो लोग भारतीय संस्कृति का बहुत नाम लेते हैं, क्या वो अपने पराये का भेद नहीं कर रहे हैं? क्या वो धर्मों के बीच, जातियों के बीच विभेद नहीं बढ़ाते रहे? और ऐसा करके वो सत्ता तो पा लेते हैं, लेकिन भारत नाम के विचार को कलंकित करते हैं। और जब आज यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट हमारे खिलाफ इस तरह की बात कर रही या भारत की स्थिति बता रही है, तो हमें शायद शर्मिंदा भी होना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व ने हमारे देश का दरअसल क्या हाल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आपका भी। जुड़िए हमारे साथ, हमें मदद कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो करिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और संभव हो तो थोड़ी हमारी आर्थिक मदद करिए, ताकि हम अपनी बात यानी आपकी बात इसी तरीके से बेबाक और बेखौफ होकर करते रहें। हमारी वेबसाइट www.mediavigil.com, जहां आप जाएं, किसी भी खबर को पढ़ें, उसके साथ एक लिंक होगा जिससे आप हमारी थोड़ी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जॉन सर आपका शुक्रिया, प्रशांत आपका शुक्रिया, एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। शब बखैर। And wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic and political, equality of status, of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action, subject to law and public morality, and wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed and other backward classes,